जब भी सोए सवेरे हम लोग अखबार खोलते हैं, खासतौर पर अंग्रेजी के अखबार, तो जिन पन्नों पर सबसे ज़्यादा नज़र टिकती है वो होते हैं ओपिनियन वाले पन्ने। मसलन आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एडिटोरियल का आप पन्ना खोलेंगे तो आपको सी राजा मोहन, ये एक्सटर्नल अफेयर्स के इंडियन एक्सप्रेस के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं, विद्वान प्रोफेसर हैं, उनका आपको कॉलम दिखेगा राजा मंडला के नाम से, लुक बियॉन्ड स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी एंड क्लोजर एट द क्वाड पॉसिबिलिटी। हमको हमेशा ये लगता है कि ये जो विद्वान लोग इतना सब अंग्रेजी में अच्छी बातें लिखते हैं, ये हिंदुस्तानी जबान में पढ़ने को और देखने को मिल जाए तो क्या कमाल रहे। यही कोशिश है हमारी इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है वैचारिकी। इसमें हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिट और ओपिनियन पेज पर छपने वाले कॉलम के वीडियो रूपांतरण आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि शुरुआती 30-50 दिन प्रयोगों के दिन हैं और उसके बाद आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रोग्रामिंग तय होगी। तो आज हम सी राजा मोहन के इस कॉलम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कई लोग कहेंगे ठीक है, विद्वान हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, मेरे देश दुनिया पर इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये कॉलम चीन के बारे में है। चीन में जो कुछ भी होता है उससे भारत पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए ये कॉलम, क्योंकि वहाँ पर मुलाकात हुई है शी जिनपिंग की, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। इन मुलाकातों से भारत क्या सबक सीखे, इसके बारे में सी राजा मोहन ने 4 बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताया है। उसको समझते हैं। अब आगे जो कुछ भी मैं कहूँगा वो सी राजा मोहन की कलम से है। दिल्ली में ट्रंप की बीजिंग यात्रा को लेकर चिंता है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने को लेकर आशंका साफ जाहिर हो रही है, लेकिन इस हफ्ते बीजिंग में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात शायद उससे भी बड़ी चिंता की बात है। जो लोग लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच संभावित G2 ग्रुप 2 को लेकर फिक्र जताते रहे हैं, उन्हें चीन और रूस की बढ़ती साझेदारी पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत की रणनीति में रूस को हमेशा अहम माना गया है। वजह यह कि रूस को यूरेशिया में ताकत का संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति समझा जाता रहा है, पर पिछले 25 बरस में रूस और चीन के रिश्ते मजबूत हुए हैं और चीन ही भारत के सामने सबसे बड़ी आर्थिक और रणनीतिक चुनौती है। ट्रंप की बीजिंग यात्रा को अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पुतिन की यात्रा चीन और रूस की पुरानी साझेदारी को और मजबूत होते दिखाती है। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस चीन पर पहले से ज्यादा निर्भर हो गया है। ऐसे में सवाल ये कि बीजिंग की ये दोनों यात्राएं भारत के लिए क्या संकेत देती हैं। 4 बिंदुओं में समझते हैं। पहली बात, भारत को बड़ी ताकतों के रिश्तों में आने वाले हर बदलाव से परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका, चीन और रूस के रिश्ते लगातार बदलते रहे हैं और अक्सर ये बदलाव काफी तनावपूर्ण रहे। कभी ये देश एक दूसरे के साथी रहे, कभी दोस्त बने और कभी विरोधी, और कई बार न पूरी तरह दोस्ती न दुश्मनी। ऐसे बदलते रिश्तों से निपटना किसी भी देश की रणनीति का हिस्सा होता है। दूसरी बात, भारत के सामने असली चुनौती चीन की बढ़ती ताकत और उसके असर से निपटने की है। 1980 के बाद से चीन की आर्थिक, तकनीकी और सैन्य ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है। दुनिया के लगभग हर बड़े देश के मुकाबले चीन मजबूत हुआ है। भारत के लिए चुनौती और भी गंभीर है। कई वजह हैं इसकी। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर लंबा विवाद, भारत के पड़ोसी देशों में बीजिंग का बढ़ता प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में चीन के मजबूत होते कदम, साथ ही भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा जो अब 110 अरब डॉलर की संख्या पार कर चुका है। इसकी बड़ी वजह चीन में बने सामान पर भारत की बढ़ती निर्भरता है। तीसरी बात, भारत को अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। बड़ी ताकतों के रिश्ते कैसे बदलेंगे, युद्ध कब होंगे या दुनिया में संकट कब आएंगे, ये सब भारत तय नहीं कर सकता, लेकिन अपनी तरक्की की दिशा तय कर सकता है। 1990 के दशक के बाद भारत ने कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया, पर सुधारों की रफ्तार धीमी और असमान रही। इसके चलते चीन और भारत के बीच का अंतर बढ़ता गया। आज चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। उच्च शिक्षा, तकनीकी रिसर्च और सैन्य ताकत में भी दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ रही है। चौथी बात, भारत तुरंत चीन की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन इस अंतर के असर को कम जरूर कर सकता है। इसके लिए उसे ऐसे बाहरी सहयोग की जरूरत होगी जो देश को अंदर से और मजबूत बनाए। चीन की तरह भारत ने भी निवेश, तकनीकी, निर्यात और सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बढ़ाए हैं। 1990 के बाद से अमेरिका और यूरोप के साथ भारत की साझेदारी तेजी से बढ़ी है, पर इन रिश्तों को आगे बढ़ाने में एक बड़ी रुकावट भी रही है। भारत की पॉलिटिक्स में लंबे समय से अमेरिका और पश्चिमी देशों को लेकर शक रहा है। ये सोच लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिखाई देती है। पश्चिमी प्रभाव का विरोध करने वाले और स्वदेशी सोच रखने वाले समूह दोनों ही पश्चिम के साथ गहरे सहयोग को सीमित रखना चाहते हैं। इसी सोच ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक
स्वायत्ता के विचार को भी ताकत दी। ऊपर से ये शब्द तटस्थ लगता है, लेकिन राजनीति में इसका मतलब अक्सर पश्चिम से दूरी बनाए रखना माना गया है। अगर अमेरिका और यूरोप को समस्या माना गया तो रूस और चीन के साथ गहरे रिश्तों को ही जवाब समझा गया। ये सोच द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बड़े बहुपक्षीय मंचों पर दिखाई दी। पर 90 के दशक में बनी ये सोच अब एक बुनियादी चुनौती का सामना कर रही है। चीन अब भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बन चुका है। रूस तेजी से मजबूत हो रहे चीन का अहम साथी बन गया है और पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्तों की जरूरत भी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। आप कह सकते हैं ट्रंप के दौर में अमेरिका भरोसेमंद नहीं दिखता, लेकिन अमेरिका भारतीय जमीन पर कब्जा किए नहीं बैठा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, तकनीक का बड़ा स्रोत भी है और वहां एक प्रभावशाली भारतीय समुदाय रहता है। एक आंकड़ा देखिए, ये बताएगा कि यूरोप में किस तरह का काम करने की जरूरत है। भारत नीदरलैंड को चीन और रूस के कुल निर्यात से ज्यादा सामान बेचता है, लेकिन नीदरलैंड की कुल आबादी कितनी है? 1,90,00,000। यानी छोटा सा देश है, पर हमारे निर्यात के लिए बहुत अच्छा है। ये बताता है कि भारत की रणनीतिक सोच कई बार आर्थिक हकीकत से दूर भी है। कितने हमारे पास नीदरलैंड जैसे उदाहरण हैं। रूस और चीन पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन यूरोप के छोटे और अहम देशों का जिक्र कम होता है। आजादी के बाद भारत ने लंबे समय तक यूरोपीय देशों से ज्यादा रूस को अहमियत दी। अब भारत इस असंतुलन को सुधारने की कोशिश करता दिख रहा है। भारत की विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की सोच हालात को देखकर बनी हो सकती है, लेकिन सरकार को आखिरकार अपनी विदेश नीति को जमीनी सच्चाइयों से जोड़ना ही पड़ा। इसी वजह से भारत ने अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश की, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाया और पिछले 2 साल में तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका और यूरोप दोनों के साथ सहयोग बढ़ाया। अगले हफ्ते क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इन देशों में, ये साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स के हिसाब से संगठन बना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, हिंदुस्तान और अमेरिका शामिल हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी इसी सोच का हिस्सा है। करीब 1 दशक पहले क्वाड को फिर से सक्रिय करने के पीछे वजह थी चीन से बढ़ती चुनौती के बीच एशिया में शक्ति का संतुलन बनाए रखना। ट्रंप की एक बीजिंग यात्रा से ये जरूरत खत्म नहीं हो जाती। दिल्ली में लंबे समय तक कुछ लोग कहते रहे कि क्वाड भारत को चीन के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन में धकेल देगा, इसलिए भारत को इसमें धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहिए। अब उन्हीं में से कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका भारत का साथ छोड़ सकता है, लेकिन सरकार ने ज्यादा संतुलित रवैया अपनाया। क्वाड देशों के साथ बातचीत और सहयोग जारी रखा है। अभी से क्वाड को लेकर निराश होना शायद जल्दबाजी हो और ज्यादा भी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की यात्रा भारत के लिए एक बड़ा मौका लेकर आ रही है। वो ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इससे भारत को अमेरिका और चीन की हालिया बैठक को करीब से समझने का मौका मिलेगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि अमेरिका अब अपने साझेदार देशों को लेकर क्या सोच रहा है और इसी आधार पर क्वाड के लिए आगे की एक स्थिर और असरदार रणनीति तैयार की जा सकती है। इस कॉलम को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया है हमारी साथी आतिफा हारून ने।